हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अपने फेसबुक वॉल पे, अपने खुद के फेसबुक पेज पे या जो भी फेसबुक अकाउंट बनाए उस पर शेयर जरूर कीजिए। ये मैथ का मॉक टेस्ट पार्ट 2A है। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम दो पार्ट में करते हैं। एक में 12 क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे में 13 क्वेश्चन। तो ये पार्ट 2 है। आपके सामने ये कुछ चैप्टर के नाम है। एसएससी एमटीएस के लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बट जो रेड कलर में वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उसको बिना पढ़े आप मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत ₹50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। जो स्टूडेंट इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए यहाँ ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% बढ़ रही है। मीन्स पहले साल जो थी उसके बाद दूसरे साल हुई, फिर तीसरे साल हुई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरे साल का रेट है वो आगे चल के कभी भी सेम हो जाए, क्योंकि वो हर साल बढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है, आप सोचिए, ये कॉन्सेप्ट किसका है? जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का है। देखिए, आप पढ़ते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका मतलब क्या होता है कि यहां से वैल्यू पीछे आए, फिर जो ये वैल्यू है और पीछे जाए, फिर जो ये वैल्यू और पीछे जाए। ठीक इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, ये वैल्यू आगे जा रही है या पीछे जाए या आगे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना याद रखना है, जो आपकी वैल्यू अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, तो कभी भी 100 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 90 है, तो कभी भी 100 नहीं आना चाहिए। तो वहां पे आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब ये अप्रोच आपको समझ में आ गया तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 10% घट जाती है तो हम सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? 10% इक्वल टू 10/100। तो ये क्या हो गया, 1/10। मीन्स अगर इस समय हमारे पास 10 रुपए है तो आगे चल के 9 हो जाएगा। पहले साल की बात है, दूसरे साल भी सेम होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81। मीन्स अगर अभी हमारे पास 100 रुपए है तो वो आगे चल के कितना हो जाएगा, 81 रुपए। लेकिन हमारे पास है कितना इस समय वर्तमान में, 50,000। तो अब इस 100 को 50,000 आप कैसे बना सकते हैं, गुणे 500 करके। जब इसमें आप 500 का गुणा कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा। और जब आप यहां पे 500 का गुणा कर रहे हैं तो यहां पे भी तो करेंगे, 500 से आप गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 0 40,500। हमारा आंसर क्या आ गया, 40,500 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो अगर आप चौड़ाई x मान लेते हैं तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप अपनी चारों दीवारों को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बनता है 2 इंटू h मीन्स हाइट, 2 गुणे ऊंचाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है 120 वर्ग मीटर। ये फॉर्मूला कहां से आता है, कल मैं इसका जो मेंसुरेशन का पार्ट अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो 2 गुणे हाइट कितनी है, 4, और लंबाई ये हमने मान रखी है, सॉरी यहां पे उल्टा लिखा गया, लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, बराबर 120। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 120/8, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 5। आपकी चौड़ाई 5 हो गई और लंबाई कितनी हो गई, 10। ये आपको पता चल गया। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी लोग को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि फर्श एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 गुणे 10 मीन्स 50 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 20 स्त्रियां 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे। देखिए जहां भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या लग के,
वहां पे पहले हम इन लोग का कंपेयर कर लेते हैं। मीन्स क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 10 मेन या 20 फीमेल या 40 चिल्ड्रेन, ये बताया कि ये आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं 1 मेन इक्वल टू 2 फीमेल इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन, क्योंकि ये यहां से कट गए। अब ये चीज पता चल गया। और ये क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन बटे में हमारा क्वेश्चन न जाए। हो जाता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो हम पहले ही कोशिश कर लेते हैं कि बटे में हमारा क्वेश्चन जाए ही ना। तो बटे में न जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको किस में बदल देते हैं, चिल्ड्रेन में, क्योंकि चिल्ड्रेन सबसे ज्यादा वैल्यू काउंट कर रहा है। एक मेन बराबर 4 चिल्ड्रेन, तो एक चिल्ड्रेन निकालेंगे तो 1/4 में ना जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम सबको चिल्ड्रेन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। 5 पुरुष बोला है तो एक मेन बराबर 4 चिल्ड्रेन दिया है, तो 5 पुरुष बराबर 20 बच्चे, प्लस 2 स्त्रियां बराबर 4 चिल्ड्रेन, तो एक स्त्री बराबर 2 चिल्ड्रेन, तो 5 स्त्री बराबर 10, प्लस 5 बच्चे तो ही है। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 35। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में करते हैं। 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में करते हैं, तो 35 बच्चे उसे कितने टाइम में करेंगे। आंसर कितना आ गया, 8 महीने में। तो 35 बच्चे उसे 8 महीने में करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आधा कार्य पूछा है कितने समय में कर सकते हैं। तो जब पूरा कार्य 8 मंथ में होता है तो आधा कार्य 4 मंथ में। सिंपल है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 मंथ। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। BC इक्वल टू 3 एंड EF इक्वल टू 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया आपको कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का क्षेत्रफल पूछा है। इसमें क्या होता है, जब भुजा से भुजा कंपेयर करते हैं तो उनका जो है रेशियो समान होता है, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। मीन्स त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, या AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, या AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 54 अपॉन DEF का पूछा है, बटे BC की वैल्यू कितनी दी है, 3, और EF की वैल्यू कितनी दी है, 4। तो ये क्या हो गया, 54 इंटू 16 अपॉन 9। देखिए 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू ट्राइंगल DEF का एरिया है, क्षेत्रफल 16×96। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक आदमी रुपए 2000 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। यदि हर वर्ष के अंत में रुपए 500 अदा कर देता है तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में शेष ऋण क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं याद है तो समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज पे जब ब्याज, जो मेरा मूलधन है, जो हमारा मूलधन है, जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा मूलधन है, जब उस पे ब्याज लगे, उसके बाद जो ब्याज पे भी ब्याज लगे, मीन्स अगर हमारे पास 100 रुपए है 10% के हिसाब से ये 10 हो गया। ये 2 साल का मैं बता रहा हूं। पहली साल 10% ब्याज मिला तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के लिए हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। पहली साल 10% का ब्याज मिला, दूसरी साल भी 10% का ब्याज मिला। लेकिन जब ब्याज पे भी ब्याज मिले, मतलब ये जो पहली साल ब्याज मिला इस पे भी 10% का ब्याज मिले, तो ये हो जाता है कंपाउंड। तो 2 साल का कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 20 हो गया। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए 2000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, तो पहले साल जब उधार लेता है तो पहले साल के लास्ट में वो 10% के हिसाब से उसको चुकाएगा भी। तो 2000 का 10% कितना हो गया, 200। तो 2000 तो मूलधन प्लस 200 ब्याज। कितना चुकाना था उसे, 2200। उसने चुकाया कितना, 500। अब उसके पास बचा कितना उधार, 1700। अब ये 1700 उधार बचा है दूसरे साल के शुरुआत में।
लास्ट में जाते जाते क्या होगा, 10% का ब्याज इस पे भी लग जाएगा आपका। तो कितना हुआ है 170, 170। तो आपका क्या करना है 1700 प्लस 170 कितना हो गया 1870। और ये चुकाता कितना है दूसरे साल के लास्ट में 500। तो इस पे कितना बचा 1370, 1370। तो शुरुआत में शेष ऋण क्या रहेगा जो तीसरे वर्ष के शुरुआत में ऋण कितना रहेगा 1370। अगर यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अगर साधारण ब्याज का बात करता तो जो हम 500 रुपए घटाते उस सीधे मूलधन से कटाते, ब्याज को नहीं काउंट करते, क्योंकि ब्याज पे ब्याज साधारण ब्याज पे नहीं लगता है। नेक्स्ट पार्ट में एक साधारण ब्याज से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ओके, ये आपका एक सर्किल हो गया, सॉरी, और इसके चारों तरफ एक सड़क है। ये आपका सड़क हो गया। उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर। ओके, मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है और इसका बड़े वृत्त का रेडियस r2 है। तो परिधि क्या होता है 2 पाई r1। देखिए r2 जो रेडियस बड़ा है तो इसको 2 पाई r2 परिधि हो गई माइनस 2 पाई r1। इनको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इन दोनों का अंतर 66 मीटर। मीन्स इसका जो है इन दोनों परिधियों का अंतर 66 मीटर है। हमें इसकी चौड़ाई चाहिए, तो जो ये रेडियस है r2 माइनस r1 कर देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल आ जाएगी। तो अगर आप 2 पाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या r2 माइनस r1 आ जाता है। बस सिंपल क्वेश्चन है। तो r2 माइनस r1 बराबर ये जो 2 पाई है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। कितनी है 22/7 जो नीचे आएगा उठ के यहाँ पे चला जाएगा 21/2 मीन्स 10.5 मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, मतलब मैन की जो अपनी चाल है 3 किलोमीटर पर आवर है और जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। अब उस व्यक्ति को क्या करना है 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। उसको यहां से जाना है 10 किलोमीटर और फिर यहां से वापस आना है। देखिए, जब यहां से इधर जा रहा होगा और धारा आपकी इधर बह रही है तो 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा होगा, क्योंकि वो 3 किलोमीटर अपनी स्पीड से जा रहा है प्लस 2 किलोमीटर का उस पर फोर्स लग रहा है धारा का। तो 10 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे लगेगा कितना 2 घंटे। क्यों? समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 10 किलोमीटर, चाल 5, 2 घंटे। लेकिन वापस आने में ये धारा इसका विरोध करेगी। ये इधर से वापस आ रहा है, धारा इधर से करे रुको रुको रुको, तो कितने से विरोध करेगी 2 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन वापस कितने से आ रहा 3 किलोमीटर पर आवर से। तो कितने से ये वापस आने लगेगा 1 किलोमीटर पर आवर से। अब 10 किलोमीटर वापस आना इसको 1 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना समय लगेगा 10 आवर। तो टोटल जोड़ देंगे 10 2 12 आवर पर घंटे, तो उसे 12 आवर लगेगा या घंटे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जो मैं मेथड बताऊंगा बस आप वो समझिए और आपका क्वेश्चन चुटकी में लग जाएगा। देखिए, एक वस्तु की निर्माण लागत ₹900, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। तो देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य जिसको आप लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस CP, इसके बाद क्या आता है सेल प्राइस विक्रय मूल्य, और इसके बाद आता है अंकित मूल्य MRP। तो आप क्या कहते हैं अंकित मूल्य पे छूट देते हैं सेल प्राइस पे आने के लिए, और जिस कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं सेल प्राइस पे जाने के लिए। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर, 10% बराबर मैं कई बार बता चुका हूं 1/10। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो वो 1 रुपए की छूट देता है, उसको लाता कितने पे 9 रुपए पे। ये समझ में आया? 10 रुपए कोई सामान है तो 1 रुपए की छूट देता है, उसको लेते आता है 9 रुपए पे।
उसे 25% लाभ चाहिए। तो 25% कितना बताया था मैंने, 25/100 मतलब 1/4। अब 4 रुपए का सामान है तो उस पर 1 रुपए लाभ लेके 5 रुपए का बेचता है। 4 रुपए का सामान है तो 5 का बेचता है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाता है, एक जगह तो आप कह रहे हैं वो 9 का बेचता है, एक जगह आप कह रहे हैं 5 में बेचता है। तो ये चीज आपको बराबर करनी है, एक ही बात करनी, चाहे आप 9 कीजिए चाहे 5 कीजिए। तो 9-5 में जब झगड़ा होने लगता है तो इसका ये सोल्यूशन निकलता है कि इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में हम 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले में 9 से। तो जब ऊपर वाले में 5 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, 5 9 45, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। और नीचे वाले में जब 9 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है 36, 45, 50। मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपए है, विक्रय मूल्य 45 रुपए है और अंकित मूल्य 50 रुपए। तो एक वस्तु के निर्माण की लागत में 900, 36 नहीं है, कितना है 900 है। तो उसका अंकित मूल्य कितना, तो इस 36 को आप 900 कैसे बनाएंगे, पहले 36 से भाग दीजिए, 1 बन गया। अब 1 में 900 से गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं 36 से भाग देते हैं, 900 से गुणा करते हैं। तो यही सबके साथ करेंगे, चूंकि आपको केवल अंकित मूल्य निकालना है। तो 36 गुणे 900 यहाँ पे डायरेक्ट लिख 12 3 100 4, ये आपका हो गया 50 2 और 2500, 50 गुणे 50 2500 बटा 2 बराबर 1250 जो है आपका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 1250। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको केवल और केवल ऑप्शन से चेक करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो न याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो न याद हो, इसके लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए। देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक के लिए गलत के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। वो कुल 30 प्रश्न करके आता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए संख्या कितनी है, देखिए अगर 15 वो सही करता है, मान लीजिए 15 सही करता है तो उसको 45 मिले, टोटल 30 करता है तो 15 गलत भी करता है, मतलब 30 काट लिए गए, 40 मिला ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। अब मान लीजिए 20 करके आता है तो सही के लिए उसे 60 मिले और टोटल 30 करता है तो 10 गलत करता है, 2 अंक काट लिए जाते हैं -20। आंसर कितना आ गया 40। आपको तुरंत ऑप्शन मिल गया कि ये इसका आंसर 20 होगा। आप टिक मारिए, आगे चलिए, ज्यादा इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज आप समझिए, जो कार्य होता है वो हरदम नीचे होता है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में कराने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। मेन 120 64 दिन तक, कितने दिन तक 64 दिन तक वो कार्य किए। कितना कार्य पूरा हो गया 2/3 कार्य पूरा हो गया। तद अनुसार वो कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करा सकता है। तो M2 पूछा है आपसे, आपके पास कितने दिन बचे हैं, 64 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं टोटल, उसको 124 दिन में खत्म कराना था काम। तो 124 में से आप 64 माइनस कर देंगे, 60 दिन बचे हैं। कितना कार्य बचा है 2/3 कार्य हो चुका है, तो 1/3 कार्य बचा है। बस आप अब इसको निकाल सकते हैं 120 × 64, ये 1/3 आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, चूंकि 3 बटे में तो नीचे, और यहाँ पे 2/3 है ही है, तो जो बटे में 3 है वो ऊपर चला जाएगा। M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 60 इधर आ जाएगा नीचे, ये कट गया, ये कट गया। तो M2 मीन्स उसको कितने आदमियों की जरूरत है, 64 आदमियों की जरूरत है। उसके पास कितने व्यक्ति हैं इस समय, 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। तो कितने वो कार्य, कितने व्यक्तियों को हटाकर, पूछा क्या है कितने व्यक्तियों को हटाकर, तो 120 माइनस क्या कर देंगे 64, तो कितने आदमियों को हटाएगा वो 56 आदमियों को हटा देगा 64 आदमी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 56। तो हमारा आंसर क्या होगा 56। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ऐसे क्वेश्चन का सबसे सही तरीका होता है कि आप x और y मान लें। उससे भी तेज और फास्ट लगा सकते हैं आप मैट्रिक्स के थ्रू, लेकिन चूंकि मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो जो लोग बीएससी या 12th में मैट्रिक्स पढ़े होंगे वही कर सकते हैं। तो जो पढ़े हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए 3 गाय 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है, तो 3x प्लस 8y। आप गाय को मान लीजिए x के मल्टीप्लाई में और बकरी को मान लीजिए y के, और यदि उसने 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती तो उसे रुपए 53,000 और देने होते हैं। ध्यान से देखिएगा इस बात पे, और देने होते हैं। 53,000 नहीं देता है वो, 47,200 के बाद 53,000 और देता है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें 53,000 जोड़ देंगे तो 1,02,000 हमारा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, मुझे जहां तक पता है। आपको क्या निकालना है, गाय x निकालना है, तो y को आप काट दीजिए। y को कैसे काटेंगे, y को पहले बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुणा कीजिए और नीचे 8 से गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 9x प्लस 24y इक्वल टू, और नीचे आप किससे गुणा करेंगे 8 से। अब घटा देंगे, घटाने के लिए आप इसका जो है साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, 55x बराबर ये आएगा, तो x अपॉन 55। जब इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12,000 रुपए। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, 12,000 रुपए। आगे चलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी करने के लिए आपको ऑप्शन का हेल्प लेना होगा, ज्यादा सही रहेगा। क्या क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। तुरंत देख लीजिए 1 संबंधित 2 संबंधित 3। देखिए चारों का ऑप्शन जो है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, तो आप कोई नहीं काटेंगे। प्रत्येक में 5 जोड़ने पे नई संख्या का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 होता है। तो अब आप प्रत्येक में 5 जोड़ के देखेंगे, देखिए 10 में 5 जोड़ दिए, 15, 25, 35, तो सब 5 से कटेगा, 5 3, ये 5 3 15, 3 हो गया तो ये तुरंत कट गया, ये नहीं हो सकता। अब ये देखिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 5 ही से सब कटेगा और किसी से नहीं कट रहा है, तो 5 सते 35, आपको यहाँ पे चाहिए कितना 3, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 5 2 7 5 3 8, कभी नहीं होगा। यही ऑप्शन बचता है, आंसर यही होगा, आप चेक कर लीजिए। 5 5 10 15 और 20, 5 से काटिए तो हमारा आंसर क्या होगा, 2:3:4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे मैं बोला था कुछ दिक्कतें थी, अब कल से नहीं तो कल से ही, कल से आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड या FB वाल में शेयर जरूर करें। थैंक फ्रेंड्स।